ابو बीमार हुए तो डॉक्टर ने सख्ती से हिदायत की कि आपको दिन रात उनकी देखभाल के लिए उनके पास रहना होगा। मजबूरी ये थी कि अम्मी अब्बू से लड़कर अपनी बहन के घर जाकर रह रही थी और मेरी खाला अमेरिका में रहती थी। मैंने कई बार अम्मी को मनाने की कोशिश की, मगर वो कहती, जिस दिन तुम्हारे अब्बू मुझे मनाएंगे तो मैं उस दिन वापस आ जाऊंगी। मगर अब्बू किसी भी सूरत अम्मी से बात नहीं करना चाहते थे। मैंने अब्बू का सारा बिजनेस संभाला हुआ था और ज्यादातर घर से बाहर रहता था। घर में एक मुलाजिम भी था, मगर वो शाम को घर चला जाता, दिन रात हमारे पास रहने को तैयार ना था। मजबूरी में मैंने एक यतीम और गरीब लड़की अब्बू की देखभाल के लिए घर में रख ली। उस लड़की की उम्र 18 साल थी और वो बहुत ही खूबसूरत थी, मगर गुर्बत के हाथों मजबूर होकर अब्बू के साथ दिन रात रहने लगी। वो मेरे अब्बू की दिलो जान से खिदमत करती थी। उसके होते हुए अब्बू को किसी बात की टेंशन ना होती। वो लड़की इतनी हसीन थी कि रफ्ता रफ्ता मैं भी उसमें दिलचस्पी लेने लगा। एक दिन घर आया तो अब्बू ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर ये कह दिया कि बेटा, तुम इस लड़की से शादी कर लो। ये गरीब लड़की है मगर मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब्बू की बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ था, फिर दिमाग पर जोर ना दिया और सोचा अब्बू ने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं तो खुद भी इस पर दिल हार बैठा था। मैं उस लड़की से शादी के लिए राजी हो गया और फिर अब्बू ने सादगी से हमारी शादी कर दी। अब वो मेरी बीवी बन चुकी थी, मगर अब हमारे घर में कुछ अजीब सा होने लगा था। मेरी बीवी दिन में सज धज कर रहती थी, नए और खूबसूरत लिबास जेबे तन करती, खुशबू लगाती, हंसती मुस्कुराती रहती, सारा दिन दुल्हन की तरह तैयार होकर अब्बू के आगे पीछे घूमती रहती। लेकिन जब मैं घर आता तो वो पुराना और फटा हुआ लिबास पहन लेती। खुशबू की जगह उसके पास से बदबू आती। वो एकदम खामोश हो जाती। जब मैं उससे पूछता या तैयार होने का कहता तो वो रोने लग जाती। मैं उसके इस बर्ताव पर सख्त परेशान था। उसके करीब जाता तो इतनी बदबू आती कि मुझे उल्टी आने लगती। एक शाम मुझे मेरे घर के मुलाजिम ने कहा, साहब जी, बेगम साहिबा को कहें कि प्लीज अपने कपड़े जलाया ना करें, बल्कि मुझे दे दिया करें। वो तो एक बार पहनकर ही जला देती हैं। मैं वही कपड़े अपनी बेटियों के जहेज में रख दूंगा। उसकी बात सुनते ही मैं उछल पड़ा। मैं उसको इतनी मोहब्बत से हर हफ्ते अपनी पसंद से कपड़े ला कर देता था और वो उनको जला देती थी। मेरी मोहब्बत को सराहने के लिए मेरे सामने जेबे तन नहीं करती थी। मुझे अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आया। अगले रोज मैं वक्त से पहले घर आया, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा मेरी सांस थम गई। आगे का मंजर मुझसे देखा नहीं जा रहा था। कभी सोचा भी ना था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अंदर मेरी बीवी। मेरा नाम हाशिम है। मैं कराची का रहने वाला हूँ। मेरे अब्बू का अपना बिजनेस है और पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मैं वही काम संभालता हूँ। मेरी एक छोटी बहन थी, लेकिन वो बचपन में ही अगवा हो गई। आज तक उसका केस और तलाश जारी है, मगर वो आज तक नहीं मिली और ना ही उसका कोई अता पता है। ये बात कुछ अरसा पहले की है, जब मेरे वालिद की तबीयत खराब थी। अम्मी लड़कर घर छोड़कर चली गई थी और वो मुल्क से बाहर रहती थी और मैं पाकिस्तान में बिजनेस संभाल रहा था। ऑफिस में मुझे हर वक्त अपने अब्बू की फिक्र लगी रहती थी। जब से मेरी बहन अगवा हुई थी वो गुमसुम से हो गए थे और मेरी अम्मी आजाद ख्याल औरत थी। वो हमसे दूर रहकर भी बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, मगर आजकल अब्बू की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। मैंने अब्बू के डॉक्टर से कहकर उनके लिए एक अच्छी और जिम्मेदार नर्स हायर करने को कहा। जब पीछे खड़ी मुलाजमा मुझे मुंतजिर नजरों से देखने लगी, मैंने बात खत्म करते ही उनसे पूछा, कोई बात है क्या? तो उसने कहा, साहब जी, हमारे मोहल्ले में एक लड़की है, काफी मुस्तहिक है, वो जरूरतमंद भी है। अगर आप कहें तो मैं उसे बुला लाती हूँ। वो साहब जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। मैंने उसे इजाजत दे दी। अगली सुबह वो मेरे ऑफिस जाने से पहले उस लड़की को ले आई। मैं ड्राइंग रूम में गया तो मेरे कदम पत्थर के हो गए। सामने बैठी लड़की बेइंतहा हसीन थी, सादा लिबास में सोगवार थी, बहुत जाज़बे नजर लग रही थी। उसकी आंखों में वीरानी सी लगती थी। बिना किसी मेकअप आराइश के वो मेरे दिल को जकड़ चुकी थी। मैंने खुद को संभालते गहरी सांस ली और उसके सामने बैठ गया। मेरे बैठने पर उसने मुझे चौंक कर देखा और फिर उसकी आंखों में हैरानी होती वो हवा से बाख्ता खड़ी हो गई। उसके साथ मैं और मेरा मुलाजिम भी हैरत से खड़े हो गए। मेरे मुलाजिम ने उससे बात करना चाही तो वो जल्दी जल्दी बोल उठी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है। उसके लहजे में अनदेखा सा खौफ था। मैं शायद हैरान हुआ कि वो ऐसा रवैया क्यों अख्तियार कर रही है। जब वो दोबारा बोली, मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी, प्लीज मुझे मेरे घर जाना है।
میرا ملازم بھی پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب کام نہیں کرنا تھا تو پھر یہاں آئی کیوں تھی؟ وہ لڑکی مجھے ترچھی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے میں اسے نقصان پہنچاؤں گا۔ وہ وہاں سے جانے لگی۔ جب میں اچانک اس کے سامنے آ گیا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ مجھے ملازموں کی کمی نہ تھی، مگر میں اس کے ڈر کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ میرا سامنے آنا تھا کہ وہ اچھل کر پیچھے ہٹی اور ماتھے سے پسینہ صاف کرتی مجھے ڈر کے دیکھنے لگی۔ میں نے گہری سانس لی۔ ایک تو وہ بے حد حسین تھی، اس پر اس کا خوف زدہ ہونا دل میں حشر برپا کر گیا تھا۔ میں نے اسے کہا، دیکھیں پلیز، آپ مجھ سے ڈرے نہیں۔ یہاں کوئی آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا، جیسے آپ چاہیں گی ویسے ہی ہوگا۔ پریشان مت ہوئیے۔ میری نرمی سے کہنے پر وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی آنکھوں سے بامشکل نظریں چرائیں۔ میرے والد کی طبیعت خراب ہے اور میں کوئی ذمہ دار اور سمجھدار لڑکی چاہتا ہوں جو میرے والد کا خیال رکھے۔ مجھے آپ کے بارے میں ایک نرس نے بتایا تھا کہ آپ کو کام کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہیں گی تو ہم آگے بات کریں گے، ورنہ میرا ڈرائیور آپ کو گھر چھوڑ دے گا۔ میرے تحمل سے کہنے پر وہ لڑکی مجھے دیکھنے لگی۔ وہ کافی دیر پریشان کھڑی رہی، پھر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کا مقصد سمجھتے ہی میں بھی بیٹھ گیا اور بولا، آپ کو 24 گھنٹے میرے والد کا خیال رکھنا ہے۔ تنخواہ میں آپ کو آپ کی جاب کے حساب سے زیادہ ہی دوں گا، لیکن کسی بھی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ آپ کو میرے والد کے کھانے پینے، دوائی اور سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ میرے کہنے پر اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ میں نے اپنے ملازم کو باقی کام سمجھانے کے لیے کہا اور باہر نکل گیا۔ وہاں بیٹھنا محال تھا۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی میرے دل شور کرنے لگتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنی اپنی سی ہے۔ اگلے دن سے وہ میرے والد کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ میں جب بھی ابو کے کمرے میں جاتا، کبھی وہ ابو کے پاؤں دبا رہی ہوتی، کبھی ہاتھ۔ میرے والد کی طبیعت میں بھی واضح مثبت تبدیلی آ رہی تھی۔ آج میری چھٹی کا دن تھا۔ میں غیر ارادی طور پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہ صرف 2 ہی سوٹ پہن کر آتی ہے، کبھی وہ سیاہ تو کبھی گلابی۔ دیکھنے میں وہ کافی پرانے لگتے تھے۔ مجھے تو اس کا نام تک بھی پتہ نہ تھا۔ اس دن وہ اتنا ڈری ہوئی تھی کہ میں نے پوچھا ہی نہیں۔ وہ روز صبح ہی آ جاتی تھی اور اب دوپہر ہونے کو آئی تھی۔ میں نے اپنے ملازم سے ذرا سختی سے پوچھا کہ وہ ابھی تک آئی کیوں نہیں۔ وہ اداسی سے بولا، صاحب جی، کل رات اس کی پھپھو کا انتقال ہو گیا ہے۔ صبح فجر میں تدفین ہوئی ہے۔ وہ بہت رو رہی تھی کیونکہ اب تو اس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں رہا۔ وہ کل بھی بہت پریشان تھی۔ ملازم بتا رہا تھا کہ اس کا سن کر میرا دل اداس ہونے لگا۔ میں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور پوچھا، کیا وہ کام پر نہیں آئے گی؟ تو اس نے فوراً کہا، وہ آئے گی، لیکن کچھ دن لگیں گے۔ صاحب جی، وہ مجھے بتا کر گئی تھی۔ میں گہری سانس لیتے ہوئے اپنا سر ہلا کر رہ گیا۔ 4 دن بعد وہ واپس نوکری پر آ چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ پہلے سے زیادہ اداس رہنے لگی تھی۔ مجھے اس سے ہمدردی کے علاوہ کوئی اور جذبہ بھی محسوس ہوتا تھا۔ غور کرنے پر ادراک ہوا کہ واقعی میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ویسے بھی وہ میرے ابو کا خیال رکھتی تھی۔ ابو اب پہلے سے کافی بہتر ہو چکے تھے۔ ایک دن میں آفس سے آیا تو ابو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں جیسے ہی ابو کے روم میں گیا تو وہ میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے بات کرنے سے پہلے ہی انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ بیٹا، میں چاہتا ہوں تم یہ لڑکی جو میری دیکھ بھال کرتی ہے اس سے شادی کر لو۔ یہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی مجھے چھوڑ کر نہ جائے، ہمیشہ میرے پاس رہے۔ ابو نے تو میرے دل کی بات کہہ دی تھی، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میرے اندر تو خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے، مگر میں ان سب کے پیچھے اپنے ابو کا چھپا ہوا مقصد نہ سمجھ پایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹا، میں تو خود اس لڑکی کو بہت پسند کرتا ہوں، اس کی نظروں میں بہت اپنائیت ہے۔ میں صرف اس لیے اپنا خیال نہیں ظاہر کر رہا تھا کہ تم یہ نہ کہو کہ میں نے تمہارے لیے ملازمہ پسند کر لی ہے۔ میں نے ابو کی بات کی نفی کی اور شادی کے لیے ہاں کر دی، اور پھر مجھے ابو سے اس کا نام پتہ چلا۔ اس کا نام نور تھا، اسی کی طرح خوبصورت نام۔ 3 دن بعد ابو نے بتایا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بھلا مجھ جیسے امیر زادے سے کوئی لڑکی شادی سے انکار کیسے کر سکتی ہے، وہ بھی اس صورت میں جب وہ بہت غریب گھر سے ہو۔ لیکن پھر ابو نے بتایا کہ انہوں نے اسے راضی کر لیا ہے، پیار محبت سے منایا ہے، نکاح بہت سادگی سے ہوا، اور وہ جن 2 جوڑوں میں کام پر آتی تھی انہی 2 جوڑوں میں میرے گھر پر میری دلہن بن کر آ گئی۔ شادی کے بعد اس کا رویہ مجھ سے کافی عجیب رہتا۔ وہ مجھ سے بہت خوف زدہ رہتی تھی۔
मैं उसके पास भी जाता तो वो डर कर रोने जैसी हो जाती। शादी को 2 हफ्ते गुजर चुके थे, जबकि उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही थी। वो मुझसे बहुत फासले पर रहती और करीब आने से मुकम्मल इज्तनाब करती। मैं उसे वक्त दे रहा था कि वो इस रिश्ते को समझ सके। गुर्बत के हालात से सीधा इतने बड़े घर की मालकन बन जाना शायद वो कबूल नहीं कर पा रही थी। मैं उसके लिए आए रोज नए कपड़े, जूते और ज्वेलरी लाता। वो शुक्रिया कहकर कबूल कर लेती और मैं इस इंतजार में रहता कि वो कब पहनकर मेरे सामने आएगी। मेरे वालिद मुझे रोज बताते कि वो उनके कमरे में जब आती है तो नई नवेली दुल्हन की तरह सजी होती है, और अब तो वो उनका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखती है। सारा दिन उनके कमरे में होती है। मेरे दिमाग में कुछ अजीब ही चल रहा था। मेरे साथ क्या हो रहा था? जब मैं घर आता तो वो बदबूदार कपड़े पहनकर पुराने वाले हुलिये में मेरे पास आ जाती, मुझे अपने करीब ही ना आने देती और सारा दिन मेरे अब्बू के सामने दुल्हन की तरह बनी रहती। एक रोज मुझे मेरे मुलाजिम ने एक ऐसी बात बताई कि मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। सच जानने के लिए अगले रोज मैं जल्दी घर आ गया। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वो अपना नया लिबास जो मैं बहुत मोहब्बत से लाया था उसके कैंची से छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी। मैं जोर से चिल्लाया, ये तुम क्या कर रही हो? एकदम उसने मेरी तरफ देखा तो सहम कर उसने हाथ से कैंची फेंक दी। मैंने उससे दोबारा पूछा तो वो मुझसे खौफजदा होकर ज़ारो कतार रोने लगी। मैंने गुस्से से उसके सारे कपड़े अलमारी से निकालकर फेंकना शुरू कर दिए और साथ साथ चिल्लाने लगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं एक ही बार इन सबको आग लगा देता हूँ। उसके रोने में मजीद शिद्दत आ गई, लेकिन अचानक उसका रोना बंद हो गया और चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। जब मैंने उसके कपड़े नीचे फेंके तो कपड़ों के साथ एक और चीज नीचे गिरी, जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे चक्कर से आने लगे थे। लगता था मैं अभी यहीं खड़े खड़े गिर जाऊंगा। खुद पर काबू पाते हुए मैंने बेयकीनी से अपनी बीवी को देखा, जो डर कर मुझे ही देख रही थी, जबकि नीचे गिरी चीज देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि नीचे गिरी हुई चीज मेरी बीवी की। ये बचपन की बात है। जब मैं 12 साल का था, मेरे अब्बू अपने साथ एक 8-9 साला गोल गोल गालों वाली गोरी सी बच्ची लाए थे। मेरी अम्मी के पूछने पर उन्होंने बताया था कि शाइस्ता की बेटी है। ये सुनने की देर थी कि अम्मी ने बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर दिया, जब वो भरी दुनिया में रुसवा कर कर गई है तो उसकी औलाद को क्यों लाई हो तुम, ताकि ये भी कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़े। वो बच्ची सहम कर अब्बू के पीछे छुपने लगी। अब्बू ने अम्मी से कहा था कि अब शाइस्ता इस दुनिया में नहीं रही। इस बच्ची का बाप भी बीमार है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। असल में शाइस्ता मेरी फुफ्फो का नाम था, जो आज से 10 साल पहले हमारे घर के एक मुलाजिम के साथ भाग गई थी। उनकी शादी मेरे मामू के साथ होने वाली थी, लेकिन वो अब्बू के ड्राइवर से मोहब्बत करती थी। अब जब फुफ्फो इस दुनिया से चली गई थी तो अब्बू उनकी बेटी को घर ले आए थे, क्योंकि ड्राइवर खुद बहुत बीमार था और उस बच्ची की देखभाल वो नहीं कर सकता था। अम्मी ने बहुत शोर मचाया, पर अब्बू ने साफ अल्फाज में कह दिया, ये हमारे ही साथ रहेगी। अम्मी बहुत मुश्किल से अब्बू की बात पर खामोश हुई, लेकिन ये खामोशी ज्यादा दिन ना चली। जब अब्बू कुछ अरसे के लिए अमेरिका चले गए तो मेरी अम्मी ने मेरे दिल में उसके लिए इतनी शदीद नफरत भर दी थी कि मुझे वो छोटी सी बच्ची जहर लगती थी। दिल करता था कि उसका गला दबा दूं। जब वो खाना खाती तो मैं उसकी प्लेट गिरा देता। एक मर्तबा मैंने उसका खाना कुत्ते के बर्तन में डाल दिया। वो बहुत रोई तो मैंने उसके रोने पर उसे थप्पड़ मारकर कमरे में बंद कर दिया। वो नए कपड़े पहनती थी जो अब्बू उसे ला कर देते थे, लेकिन मेरी अम्मी कहती थी कि वो हमारे हक पर डाका डाल रही है, जबकि वो एक मुलाजिम की बेटी है जो उकसाकर मेरी फुफ्फो को भगा ले गया था, जिसकी वजह से मेरे दादा मर गए। और मैं उसके नए कपड़े जो अब्बू लाते उसे कैंची से काट देता और घर की मुलाजमा की बेटी के पुराने कपड़े उसे पहनने को देता और कहता, तुम नौकर की बेटी हो, नए कपड़े नहीं पहनोगी। वो रोती और मैं गुस्से से उसे थप्पड़ मार देता। बाबा के सामने वो नए कपड़े पहनती, जबकि बाबा के जाने के बाद वही पुराने कपड़े पहनती। छोटी सी उम्र में मेरी वालदा ने मेरा जहन बहुत खराब कर दिया था। अब्बू जब अमेरिका गए तो अम्मी से उसका वजूद मजीद बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया, इसीलिए उन्होंने बिना सोचे समझे उसको घर से निकाल दिया कि कहीं भी जाए पर यहाँ ना रहे। मुझे उस वक्त थोड़ा ख्याल आया कि ये कहाँ जाएगी, पर मैं भी बहुत खुश हुआ। अब्बू आए तो अम्मी ने रोते हुए बताया, वो बच्ची भी भाग गई है, तुम्हारी बहन की तरह। तो अब्बू यकीन ना कर सके कि इतनी छोटी सी बच्ची कैसे भाग सकती है। उन्होंने अपने तौर पर ढूंढने की पूरी कोशिश की, मगर वो कहीं ना मिली।
ऐसे ही 6 माह गुजरे थे जब अचानक स्कूल से छुट्टी पर मेरी छोटी बहन समरीन गायब हो गई। उसे ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, पर वो कहीं भी ना मिली। अम्मी का दिल ये सोच सोच कर दहल जाता कि ना जाने वो कहाँ गई होगी, किस हाल में होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। उस वक्त अम्मी को अपने गुनाह का एहसास हुआ कि वो उस वक्त बच्ची को घर से निकाल कर कितना बड़ा गुनाह कर चुकी हैं, और ये उसी गुनाह की सजा है। वक्त पर लगाकर उड़ गया। फिर एक दिन अम्मी और अब्बू की किसी बात पर लड़ाई हुई, तो अम्मी अपनी बहन के घर दूसरे मुल्क चली गई और अब्बू बेटी के सदमे में बीमार रहने लगे। बिजनेस मैंने संभाल लिया था। मैं वो नीचे गिरी चीज देखते ही नीचे झुका। वो चीज एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक बच्ची थी और उसके साथ कोई आदमी था। ये वही बच्ची थी जिसको बचपन में अम्मी ने निकाला था, मेरी फूफो की बेटी। मैं बेचैनी से उसे देखने लगा तो मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे मारिएगा मत। देखिए, मैंने नए कपड़े नहीं पहने, मैं हंसती भी नहीं, और मैं खाना भी जमीन पर मुलाजमों के साथ खाती हूँ। प्लीज मुझे मत मारिएगा। वो कह रही थी और मुझे अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। मुझे वो वक्त याद करके अपने आप से घिन आने लगी थी। वो रो रही थी जब मैं उसके आगे हाथ जोड़ रहा था। वो हैरान हुई, मेरी आंखें बरसने लगी और मैं उससे माफिया मांगने लगा। मैंने उससे अपने हर किए की माफी मांगी। वो रोती रही। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ चली गई थी उस दिन जब अम्मी ने तुम्हें निकाल दिया था? तो उसने कहा कि उस दिन मेरी फुप्पो मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने मुझे रोड पर देखा तो अपने साथ गांव ले गईं। अभी कुछ ही दिन पहले उन्हीं का तो इंतकाल हुआ है। वो बताते हुए रोने लगी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और दोबारा माफी मांगने लगा। मैंने उसे बताया कि हम तो कब से उससे माफी के लिए तड़प रहे हैं और उसकी बहुत बड़ी सजा भुगत चुके हैं। उसे बेड पर बिठाते हुए मैंने उसे बताया कि मेरी बहन हमसे छिन गई है और अभी तक नहीं मिली। मैंने देखा कि उसका रंग एक बार फिर जद पड़ चुका है। मुझे हैरत हुई। मैंने पूछा तो वो एक बार फिर ज़ारो कतार रोने लगी और रोते रोते बताने लगी कि मेरी फुफ्फो ने बदला लेने के लिए आपकी बहन को अगवा किया था। पहले वो आपके घर मुलाजमत करने लगी ताकि आपकी बहन उनसे मानूस हो जाए और फिर उसे अगवा करके आप लोगों से उसे दूर ले जाए। मैं बुत बना उसे देखता रहा। वो मुझसे माफी मांगने लगी। मैंने पूछा कि अब मेरी बहन कहाँ है, तो उसने बताया कि वो गांव में छोटी फुफ्फो के साथ रहती है। वो मुझसे डर रही थी कि मैं ये जानने के बाद उसके साथ कुछ बुरा करूंगा, लेकिन मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैंने बहन वाली बात अब्बू को ना बताई, सिर्फ नूर की हकीकत अब्बू को बताई तो वो हैरान ना हुए, क्योंकि वो पहले दिन से ही उसे पहचान चुके थे, लेकिन इस कदर शर्मिंदा थे कि माफी मांगने की हिम्मत ना हुई कि उनके होते हुए वो अपनी बहन की निशानी संभाल ना पाए। मैंने अब्बू को बताया कि मैं नूर को उसकी फुफ्फो से मिलवाने गांव लेकर जा रहा हूँ, तो अब्बू ने इजाजत दे दी। मैं नूर को लेकर उसके गांव गया जहाँ उसकी फुफ्फो रहती थी। फुप्पो के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा एक 20 साल लड़की ने खोला। वो मेरी बहन थी। वो मुझे अजनबी नजरों से देख रही थी, क्योंकि जब वो अगवा हुई थी तो महज 5 साल की थी, लेकिन वो नूर को पहचानती थी, इसलिए उसके गले लग गई थी। उसके कपड़े वहां के लोगों से कदरे बेहतर थे। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। कच्चे घर में वो खुशी खुशी नूर को अपने बकरी के बच्चे दिखा रही थी जो 1 हफ्ते पहले ही पैदा हुए थे। नूर की फुप्पो मुझसे माफी मांग रही थी। फिर उन्होंने खुद सारी हकीकत मेरी बहन को बताई तो पहले वो बेयकीनी से मुझे देखने लगी, फिर रोने लगी। वो मेरे गले लगकर भी रोई, लेकिन जब मैंने उसे घर चलने का कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया और नूर की पुप्पो को देखते हुए कहने लगी कि मैं अपनी अम्मा और अपनी बकरी के बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हैरान हुआ, पर मुझे अंदाजा हुआ कि उसे यहाँ बहुत मोहब्बत से पाला गया है। मैंने नूर की पुप्पो और बकरी के बच्चों समेत उन्हें लेकर जाने का वादा किया तो वो मान गई। अगले दिन जब हम घर गए तो मैंने अपनी बहन को अकेले अब्बू के कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद अंदर गया तो वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। अब्बू ने नूर की फुफ्फो को भी माफ कर दिया। सब कुछ एकदम और अचानक खुशहाल हो गया। बरसों की तौबा कबूल हो गई। सिर्फ एक कमी रह गई थी, वो ये कि अब किसी भी तरह अम्मी को मनाकर वापस लाना था। इस खुशी के मौके पर अब्बू ने खुद अम्मी को फोन किया और सारी हकीकत बता दी। अम्मी खुशी से निहाल हो गईं और पिछली सारी बातें भुलाकर अगले रोज ही अपने वतन वापस आ गईं। सब कुछ ठीक हो गया था। अब नूर दिन में जैसी भी रहे, लेकिन मेरे आने से पहले सज धज के तैयार रहती थी। बहुत बातें भी करती और खुश भी रहती। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि इतनी गरीबी में भी उन्होंने मेरी बहन को पढ़ाया था। वो 12वीं के पेपर दे चुकी थी। मैंने उसका एडमिशन अच्छी यूनी में करवाने का इरादा कर लिया। आखिर में बस इतना कहूंगा,
مکافات عمل لازم ہے۔ اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے مگر اپنے بندوں کے ساتھ کی گئی زیادتیاں کبھی معاف نہیں کرتا۔ کسی کو حقیر نہ سمجھیں کیونکہ اللہ کی تخلیق کردہ کوئی بھی روح حقیر نہیں۔ کوئی انسان خود پر تکبر نہیں کر سکتا۔ انسان کا غرور اللہ تعالیٰ کے سامنے ناپسندیدہ عمل ہے۔